गुजरात के सूरत में हादसा हुआ है। यहाँ के सचिन पाली इलाके में 6 मंजिला इमारत गिर गई। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं अभी भी राहत और बचाव का काम जारी है। बड़ी खबर आपको गुजरात से बता दें, गुजरात के सूरत में 6 मंजिला इमारत गिरी है और राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी। अब तक 7 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। तो 6 मंजिला इमारत गिरने से यह हादसा हुआ और 7 लोगों की मौत इस हादसे में अब तक हो चुकी है। राहत और बचाव कार्य मौके पर जारी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, 6 मंजिला इमारत जो पूरी तरह से धराशायी हो गई। इमारत गिरी और यह हादसा हुआ, 7 लोगों की मौत हो गई। गुजरात का सूरत जहां पर यह हादसा हुआ है, तस्वीरें आप देखिए। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है मशीनों की मदद से और इसके साथ ही टीम भी मौके पर मौजूद है और 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 6 मंजिला इमारत थी जो गिरी और इसी 6 मंजिला इमारत के गिरने से यह हादसा हुआ जिसमें 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इधर ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। इधर अहमदाबाद में रथ यात्रा निकल गई है, तो वहीं रायपुर में भी रथ यात्रा निकलने की तैयारी हो रही है। मुख्य कार्यक्रम में रायपुर में राज्यपाल और सीएम विष्णुदेव साय शिरकत करेंगे। 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर ओडिशा के पुरी से है, जहां तैयारियां लगातार जारी हैं। दूसरी तस्वीर अहमदाबाद की रथ यात्रा की तस्वीर देखिए और रायपुर की तस्वीर आप देखिए। आज रायपुर में जिस तरह से जगन्नाथ यात्रा निकाली जानी है, इस यात्रा में राज्यपाल और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। पूरे देश भर में देखिए जगन्नाथ रथ यात्रा निकालने की तैयारी है। अहमदाबाद में रथ यात्रा निकल चुकी है, तो वहीं पुरी और रायपुर में कुछ ही देर बाद रथ यात्रा निकलेगी, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। और पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये भारतीय संस्कृति और उत्सव धर्मिता का प्रतीक भी है। इसमें लाखों भक्त शामिल होते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर साल आषाढ़ के महीने की द्वितीय तिथि पर निकाली जाती है और इस रथ यात्रा के निकलने के पीछे कई मान्यताएं भी हैं। तो आइए रथ यात्रा के महत्व के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, सबके सिर पर तेरा हाथ, संग संग सरानाथ का साथ, कैसे कोई हो सकता है अनाथ। जय जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ को ब्रह्मांड का स्वामी कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण के रूपों में से एक हैं। जगन्नाथ में भगवान विष्णु के कई गुण हैं जो भगवान ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए ब्रह्मांड के संरक्षक हैं। इसलिए अपने भक्तों के लिए जगन्नाथ दयालु और करुणामय हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से लेकर दशमी तक होता है। इसकी शुरुआत के बारे में कई कहानियां और मान्यताएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये भगवान कृष्ण की अपनी मां की जन्मभूमि की यात्रा को दर्शाता है। दूसरों का मानना है कि इसकी शुरुआत राजा इंद्रद्युम्न से हुई थी, जिन्होंने कथित तौर पर अनुष्ठान शुरू किए थे। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों कृष्ण और बलराम जी से नगर को देखने की इच्छा प्रकट की। फिर दोनों भाइयों ने बड़े ही प्यार से अपनी बहन सुभद्रा के लिए भव्य रथ तैयार करवाया और उस पर सवार होकर तीनों नगर भ्रमण के लिए निकले थे। रास्ते में तीनों अपनी मौसी के घर गुंडीचा भी गए और यहाँ पर 7 दिन तक रुके। उसके बाद नगर यात्रा को पूरा करके वापस पुरी लौटे। तब से हर साल तीनों भाई बहन अपने रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। इस रथ यात्रा के लिए भगवान श्री कृष्ण, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र के लिए नीम की लकड़ियों से रथ तैयार किए जाते हैं। सबसे आगे बड़े भाई बलराम का रथ, बीच में बहन सुभद्रा और पीछे जगन्नाथ श्री कृष्ण का रथ होता है। इन तीनों रथों के अलग अलग नाम और रंग होते हैं। बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहा जाता है और इसका रंग लाल और हरा होता है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्पदलन या पद्म रथ कहा जाता है और ये रथ काले और नीले रंग का होता है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष या गरुध्वज कहलाता है और ये रथ पीले और लाल रंग का होता है। नंदी घोष की ऊंचाई 45 फीट ऊंची है, ताल ध्वज 45 फीट ऊंचा होता है और देवी सुभद्रा का दर्पदलन पथ करीब 44.7 फीट ऊंचा होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि उड़ीसा के पुरी में निकलने वाली दिव्य जगन्नाथ रथ यात्रा के दर्शन मात्र करने से ही संकट दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि इस रथ यात्रा के दर्शन करने और इसमें भाग लेने पर 1000 यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है और इस साल भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 7 जुलाई से शुरू हो रही है, जिसके लिए
भव्य तैयारियां की गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इधर गरियाबंद के देवभोग में भगवान जगन्नाथ लगान वसूली कराते हैं और इस मंदिर में पुजारी के अलावा भगवान की सेवा के लिए अलग से लोगों की भी नियुक्ति की जाती है। 123 साल पुराने इस मंदिर का पुरी से खास नाता है। यहाँ गांवों में देवभोग के भगवान जगन्नाथ मंदिर के पुजारी और नियुक्त लोग घूम घूम कर झोलियों में अनाज लेते हैं। ये भगवान जगन्नाथ के आदेश पर फसल कटाई के बाद इसी तरह गांव में जाकर अनाज को लगान के रूप में वसूलते हैं। हर साल वसूले गए लगान से ही मंदिर का संचालन और भोग लगाया जाता है। इतना ही नहीं, हर साल रथ यात्रा से पहले लगान वसूली का एक हिस्सा पुरी के जगन्नाथ मंदिर भोग लगाने भेजा जाता है और तभी से इस स्थान का नाम देवभोग पड़ गया। मंदिर में सेवादार के रूप में झरा बहाल के यादव परिवार को सालों पहले जिम्मेदारी दी गई है, जो पिछले 4 पीढ़ियों से मंदिर में सेवा दे रहे हैं। मेरा ये दायित्व है कि मेरा प्रभु का पूजा करना है। उसका जो भी भक्त आते हैं उनका पूजा करके जो भी चढ़ाते हैं, फिर मेरे प्रसाद देने का है। उसके बाद मेरा यही दायित्व है, जो लगान होता है 84 मौजा के गांव, तो मैं नरिया के साथ जो सेवक हैं उनके साथ मैं घूम के हर गांव घूम के जो भी लगान वसूल होता है उसको लाता हूं, आधा हिस्सा रखता हूं और भोग के लिए जगन्नाथ मंदिर पूरी को भेजता हूँ। जितने भी 84 गाँव के गोटिया लोग हैं वो अपने जगह सभी अपने अपने जो किसान हैं उनसे सब इकट्ठा करके एक साथ जगन्नाथ मंदिर को भेजते थे। लेकिन अभी कोई आर्थिक रूप से कोई राशि भी दे रहा है, कोई चावल भी दे रहा है, कोई धान भी दे रहा है, लेकिन जो परंपरा है वो परंपरा आज भी विद्यमान है और वही लगान के रूप में आज भी देते हैं, जिसका भोगराग के रूप में भगवान को अर्पण किया जाता है। बीते दिन से एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ हो चुका है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के जम्बूरी मैदान से इस प्रदेश व्यापी अभियान का आगाज किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारे देश में पौधों को पूजा जाता है। सीएम ने बताया कि पूरे देश का 33% वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। सीएम ने कहा कि करीब 5.5 करोड़ पौधे सभी विभागों को मिलकर लगाने हैं। इस अभियान के तहत सिर्फ भोपाल में ही 12 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है और इसी तरह इंदौर और जबलपुर में भी लाखों पौधे लगाए जाएंगे। हमारी संस्कृति तो कदम कदम पर पेड़ में, पत्ते में, हमारी प्रकृति में परमात्मा का जो वास की भावना है वो हमारे लिए कण कण में है। लेकिन जिस प्रकार का ये अभियान चला है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, आज पूरे देश का लगभग 35% के आसपास वन हमारे पास है और जिस प्रकार से आज हम सब इस आयोजन में जुड़े हैं, खास प्रदेश में वन विभाग और सभी विभागों को मिला करके लगभग 5.5 करोड़ पौधे हम लगाने जा रहे हैं। राष्ट्र की अखंडता और समाज की उन्नति के लिए आजीवन काम करने वाले महान चिंतक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर शनिवार को रायपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस दौरान मंत्री टंकराम वर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और राष्ट्र की अखंडता और समाज की उन्नति के लिए किए गए कामों को याद किया। कार्यक्रम के अंत में भारत माता की आरती भी की गई। भारत माता की आरती का आयोजन करते हैं और साथ ही साथ देशभक्ति गानों का इंतजाम करते हैं और ये बहुत अच्छा एक कार्यक्रम है। और इस अवसर पर भारत माता की मूर्ति का यहाँ के जगह का रंग रोगन सब साल में एक बार हो जाता है और आज हम धन्यवाद देना चाहेंगे संकल्प फाउंडेशन को कि उन्होंने इस कार्यक्रम पर हमको बुलाए। मुरैना शहर के बीचों बीच बनी फैक्ट्री अब लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है, साथ ही लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान भी पहुंचा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। मुरैना शहर के घनी बस्ती के बीचों बीच धौलपुर हाईवे के पास संचालित गुप्ता सॉल्वेंट प्लांट आमजन के लिए बीमारियां फैलाने की वजह बन गया है। दरअसल फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल युक्त विषैला पानी जहां क्वारी नदी में छोड़े जाने से जलीय जीव जंतुओं की मौत हो रही है, तो वहीं दिन रात धुआं उगल रही फैक्ट्री की चिमनी लोगों का दम घोट रही है। इसमें ये गंदा धुआं, गंदा पानी से बता रहे, नीचे लोग बता रहे थे कि बहुत परेशान है, जिससे सांस की बीमारी बच्चों को बनी है। छत पे वो छा जाता है, राख ऐसी छा जाती है छत पे, कपड़ों पे भी आती होगी। तो इसकी शिकायत नहीं कभी की तुमने? किसी ने नहीं करी है। क्यों? यहाँ इस धुएं से प्रदूषण हो रहा होगा, फैल रहा होगा, बीमारी भी फैल रही होगी।
फैक्ट्री की राख से इससे बीमारी फैल रही है, खांसी जुकाम और लाइट चली जाती तो सो नहीं सकते। क्यों नहीं सो सकते? राख की वजह से बीमारी फैल रही है, उस वजह से। अच्छा, छत पे दिखाई देती है? हाँ, दिखाई देती है। घरौना हनुमान मंदिर के सामने स्थित सॉल्वेंट प्लांट के पास ही अतरसुमा में 1200 आवासों की रिहायशी बस्ती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि फैक्ट्री से निकलने वाले विषैले धुएं से जहां सुबह जागने पर सांस लेने में दिक्कत होती है, वहीं हमारी बस्तियों के आसपास स्थित सड़कों दीवारों पर धुएं की काली परत नजर आती है। सोनराम जी, ये पास में एक फैक्ट्री है, उससे धुआं निकलता है, उससे क्या परेशानी आती है? परेशानी है, उससे आज गंदा पानी निकल रहा है, उससे बकरी मरी, 4-5 मरी। और क्या परेशानी आती है? जी परेशानी साहब। अच्छा, धुएं से क्या परेशानी आती है? बीमारी घरों है। दरअसल आगरा मुंबई हाईवे पर स्थित गुप्ता सॉल्वेंट प्लांट के सामने ही प्रसिद्ध घरौना हनुमान मंदिर और जैन ज्ञान तीर्थ स्थित है, जहां रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, जिन्हें इस फैक्ट्री के धुएं से परेशानी होती है। परेशानी सांस की बीमारी बन रही है, धुआं से, पानी से, सबसे और बुरी गंदगी, बदबू। तो इसका जी आप यहाँ लोग रहते हो, इसका विरोध नहीं करते? अब एक आदमी क्या करेगा? अच्छा, यहाँ कितने लोग बीमार हो चुके होंगे इससे? बीमारी को कहा धीरे धीरे बीमारी बढ़ेगी तब मालूम होगी कितने बीमार है, कितने नहीं है। यहाँ में कितने लोग रह रहे होंगे इस मल्टी में? पूरी मल्टी में तो बहुत लोग रह रहे हैं। एक तो फैक्ट्री से निकलने वाली विषैली गैसें जहां श्रद्धालुओं के श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचा रही है, तो वहीं प्राचीन मंदिर की इमारत, गुंबद और देव प्रतिमाओं को भी क्षति पहुंचाने का डर बना हुआ है। मामले में अपर कलेक्टर का क्या कुछ कहना है, वो भी सुन लीजिए। जानकारी मिली थी, कई मछलियां मरी हुई ऊपर तैरती हुई नजर आई थी। मैंने वीडियो देखा था। मैंने जॉइंट कलेक्टर और पॉल्यूशन बोर्ड के अधिकारी वगैरह को मौके पर भेजा था। कल वो गए भी थे, संभवतः जांच कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर मैं भी जाऊंगा, फैक्ट्री का निरीक्षण करूंगा और देखूंगा इनके गंदे पानी या केमिकल युक्त जो वेस्ट है ये कहाँ जा रहा है और किसके लिए घातक है। मैं स्वयं मौके पर जाकर देखूंगा। फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं से लोगों को तो परेशानी हो ही रही है, साथ ही नदी में फैक्ट्री का पानी मिलने से पानी भी दूषित हो रहा है। अब देखना होगा कि लोगों को इस परेशानी से कब राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। आगे बढ़ेंगे। एक और खैरागढ़ के वनांचलों में सरकारी स्कूल के बच्चे अव्यवस्था के बीच पढ़ने को मजबूर हैं। कई जगह तो बच्चे खुली छत के नीचे तक पढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर खैरागढ़ जिला प्रशासन ने शहरवासियों को एक खास तोहफा दिया है। खैरागढ़ शहर के नंबर 1 और नंबर 2 विद्यालय में प्रथम एस्ट्रोनॉमी लैब का उद्घाटन किया गया। यहां से अब बच्चे खगोलीय गतिविधियों को भी जान सकेंगे। मतलब अब शहर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे भी आकाशगंगा, सूरज, चांद और सितारों को देख सकेंगे। साथ ही खगोलीय गतिविधियों की जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि ग्रामीण वांचल के सरकारी बच्चे जर्जर एवं खुले भवन के चांद तारे को देखने के लिए मजबूर हैं। इस एस्ट्रोनॉमी लैब का उद्घाटन राजनांदगांव के लोकसभा सांसद संतोष पांडे ने किया और बारीकी से लैब में रखी चीजों को भी जाना। लैब में तरह तरह के ग्लोब्स, टेलीस्कोप, मिसाइल रखा गया है। इस लैब में बच्चे आकाश मंडल और अंतरिक्ष की गतिविधियों को जान सकेंगे। साथ ही सूरज, चांद, तारों को खुली आंखों से भी देख सकेंगे और उसके बारे में जानकारियां भी ले सकेंगे। साथ ही सांसद ने बताया कि यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ इसको तैयार किया गया है। आज नई ऊर्जा के साथ इसका उद्घाटन किया गया है। स्पेस साइंस के बारे में बच्चों को जानकारियां दी जाएगी कि स्पेस में कैसे जाया जाता है, मिसाइल का क्या काम होता है, इसके बारे में बच्चों को विस्तार से बताया जाएगा। मुझे खुशी है कि यहाँ जन भागीदारी से एस्ट्रोनॉमी लैब का उद्घाटन मेरे द्वारा मुझे श्रेय दिया इन्होंने, किंतु यहाँ के नागरिकों को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा और जितनी बड़ाई की जाए वो कम है। वहीं जिले के सरकारी स्कूलों की बदहाल व्यवस्था पर सांसद का कहना है कि वनांचलों के सरकारी स्कूलों के भवनों की स्थिति बदहाल है, लेकिन पहले से बेहतर है। सही है, पहले से स्थिति बहुत बेहतर है और बेहतर करेंगे। बैठने की सुविधा नहीं है, एक क्लास बहुत सुविधा बढ़ी है, पहले और सुविधा नहीं थी, उसको हमने दिया है और अच्छा करें।
लैब को तैयार करने वाले एस्ट्रोनॉमी मेकर अदुल जिंदल का कहना है कि 21वीं सदी के भारत में सभी छात्रों के अंदर अंतरिक्ष के व्यवहारिक ज्ञान के जरिए उत्सुकता जागृत करना और छोटी सी उम्र से ही सभी बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर विकसित करना खगोलीय प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि लैब में बच्चे टेलीस्कोप की मदद से चांद और तारों को देख सकेंगे। इसके साथ ही बच्चे नई नई जानकारियां हासिल कर सकेंगे। देखिए, आकाश में रात के टिमटिमाते तारे और चंद्रमा को जो बच्चे लोग दूर से देख पाते थे, वो हमने कोशिश करके इस पूरे लैब में एक रूम में उसकी मदद से हमने प्रारूप करके दिखाया गया है। बहुत अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा। बच्चे आज तक के एक सीमित रूप में साइंस की मदद से सिर्फ सीमित रूप में हैं, बट अंतरिक्ष ज्ञान जो है उससे बहुत कुछ अलग है, जो कि हम बुक्स किताबों के से भी बाहर है। उससे भी हम लोग मदद लेके हम यहाँ पे सीखा जा सकता है। इस लैब के जरिए बच्चों को पढ़ाई करने में आसानी होगी, लेकिन देखना होगा कि बच्चों के विकास के लिए किए जा रहे विकास कार्यों का लाभ वनांचलों के बच्चों को कब मिलेगा। अभी ये एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है नंबर 1 साला में, और यहाँ पे अतिथिगण में सांसद महोदय, राजनाथ सांसद महोदय भी आए हुए हैं। यहाँ के स्थानीय नेता, SDM, कलेक्टर, SP सभी यहाँ पे हैं। तो एक अच्छी पहल है खैरागढ़ जिला बनने के बाद से। मैं हूँ नितिन कुमार भांडेकर, खैरागढ़ विस्तार से। कांकेर नगर में बारिश और बाढ़ का पुराना नाता है। जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है, नगरवासियों और व्यापारियों के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। शहर के बीचों बीच से बहने वाली दूध नदी का पानी 3 बार शहर में घुस चुका है, जिससे पूरा शहर बाढ़ का शिकार हो जाता है। इस रिपोर्ट में देखिए। कांकेर शहर के दूध नदी में कई बार बाढ़ आ चुकी है। 2012 में दूध नदी में आई बाढ़ का पानी सड़क किनारे दुकानों में घुस गया था। इसके बाद 2016 में फिर बाढ़ आई थी, जिस पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि शहर में बाढ़ के कारण व्यापारियों को काफी नुकसान होता है। विगत कुछ वर्षों से लगातार बारिश के दिनों में बहुत सामना करना पड़ता है कठिनाइयों का हम व्यापारियों को, क्योंकि हमारे दुकानें रोड के किनारे बसी हुई हैं। तो हर साल का ये अब तो लगभग रूटीन हो गई है पिछले कुछ सालों से कि लगातार हम लोग प्रभावित होते रहे बाढ़ से। बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, हम व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इससे पहले कब बाढ़ आया था, क्या नुकसान था? अभी तक रिटर्निंग वॉल अधूरा है, उसके बारे में। इससे पहले शायद 2012 और 2016 में 2 बार बाढ़ आई है, जिसमें व्यापक नुकसान हुआ है हम व्यापारियों को लगातार। शहर के बीच से बहने वाली दूध नदी में अक्सर बरसात के मौसम में बाढ़ आती है। बाढ़ का पानी शहर के मेन रोड के किनारे दुकानों और बस्तियों में घरों में घुस जाता है। पानी शहर में घुसने से रोकने के लिए 2023 में दूध नदी तट में रिटेनिंग वॉल बनाने की योजना बनाई गई, लेकिन काम इतनी धीमी गति से हो रहा है कि 1 साल में 25% ही काम हो पाया, जबकि 1 साल में 50% काम पूरा हो जाना चाहिए था। जिस गति से काम चल रहा है, उसे देखते हुए 2025 तक काम पूरा होने की कोई संभावना नहीं है। यानी आने वाली बारिश के 2 और सीजन में शहर में बाढ़ का पानी घुसने का खतरा बरकरार रहेगा। अगर ये टर्निंग वॉल बन जाए, इसका कार्य जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, तो हम लोग को भी एक निश्चिंता हो जाएगी, चैन से सो पाएंगे हम लोग भी। देखिए, हमारे पास तो अभी 2 बार ऐसी बाढ़ आई जिससे काफी लाखों का नुकसान हुआ था। क्या ठेकेदार की लापरवाही है? रिटर्निंग वाला अब तक अधूरा है। ठेकेदार की लापरवाही, काम बहुत स्लो चल रहा है। 2026 तक इनको 1500 मीटर का वॉल तैयार करना है। मेरे को नहीं लगता कि अब ये 2030 तक भी जा सकता है कार्य। अगर ये कार्य जल्दी तीव्रता में हो तो बहुत जल्दी राहत मिलेगी, लेकिन काफी स्लो काम है। वहीं पूरे मामले को लेकर कांकेर कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर ने कहा, कार्य एजेंसी को निर्देशित किया है, प्रयास रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा वहां पर काम बचा है। खास तौर पे ये जानकारी प्राप्त हुई थी, हमने CMO और बाकी हमारे जो कार्य एजेंसी उसको भी निर्देशित किया है। प्रयास रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा काम वहाँ पे बचा है और वो उसको हम भी तत्काल गति से पूर्ण करेंगे। गौरतलब है कि नगर के बीच से बहने वाली दूध नदी अचानक से रौद्र रूप लेती है, जिसकी भनक तक नगरवासियों को नहीं लग पाती। इसका कारण नदी के ऊपरी हिस्से में बारिश होना है। बहरहाल अफसरों के अपने तर्क हैं, लेकिन नगरवासियों को फिर एक बाढ़ का भय सताने लगा है। कांकेर से विस्तार न्यूज के लिए तामेश्वर सिन्हा की रिपोर्ट।
प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। मुरैना में भी सोन नदी उफान पर है, जिसकी वजह से 1 दर्जन से ज्यादा गांवों का नजदीकी शहरों से संपर्क टूट गया है। तो वहीं कुछ लोग इस उफान में भी लापरवाही बरत रहे हैं और 2 से 3 फीट पानी में सड़क पार कर रहे हैं। ऐसे में अगर तेज बहाव आए तो बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो वहीं इस इलाके का कोई सुध लेने वाला भी नहीं है। अभी तक ना तो प्रशासन की कोई टीम यहाँ पहुंची, ना ही बैरिकेडिंग की गई और यही वजह है कि लोग भी लापरवाह बने हुए हैं। समस्या ये हो गई कि ये नदी का पुल क्या है, थोड़ा बहुत नीचे है, तो नदी आ जाती है तो ऐसे ही खड़े रहते हैं, इधर के उधर उधर के उधर, कोई कहीं नहीं जा पाता है। प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं कि हमारे पुल को ऊंचा किया जाए। ये किया जाएगा कि हमारे लिए समस्या आ रही है, ना तो हम कहीं जा पा रहे हैं ना आ पा रहे हैं। अगर कोई इस टाइम अगर किसी की डिलीवरी भी होती है तो उसको यहीं रहना पड़ेगा, इसमें मौत भी हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर के पास ही अगर सही समय पर नहीं पहुँच पाएंगे तो और क्या होगा। उज्जैन में शनिवार का दिन कार्रवाई के नाम रहा। नगर निगम ने महाकाल मंदिर के सामने से शिवसागर एनेक्स होटल में कार्रवाई कर हथौड़ा चलाया। क्यों चला हथौड़ा और क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। महाकालेश्वर मंदिर के आसपास कोई भी भवन शिखर से ऊंचा नहीं बनाया जाएगा, लेकिन लोगों ने 3 से 4 मंजिल की होटलें बना ली हैं। नगर निगम ने मंदिर के आसपास स्थित भवन निर्माण के लिए G3 की अनुमति दी है। उसके बावजूद लोग 4 मंजिल भवन बनाकर होटल संचालित कर रहे हैं। इसी कड़ी में नगर निगम ने एनेक्स होटल की 4थी मंजिल पर हथौड़े चलाकर धराशायी कर दिया। महाकाल थाना क्षेत्र के अंदर 4 मंजिला जो यह होटल बनी हुई है, होटल शिवसागर का जो 4था माला है वो पूरी तरह से अवैध बना हुआ है और नगर निगम की ताक पर रखकर इन्होंने निर्माण किया था, जिस पर आज नगर निगम की नींद खुली और नींद खुलने के बाद आज 4थे मंजिलों को तोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जबकि जेसीबी वगैरह नहीं आ सकती, इसीलिए नगर निगम के जो कर्मचारी वो हथौड़े से इस पूरे 4 मंजिला भवन को तोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि महाकाल थाने के बगल में स्थित होटल शिवसागर को नगर निगम ने G3 निर्माण की अनुमति दी थी, लेकिन होटल मालिक मोहनलाल वासवानी ने होटल पर 4 मंजिल तक निर्माण कर लिया था। 4थी मंजिल पर एलिवेशन खिड़कियां लगाकर छत पर डोरमेट्री टाइप पलंग डाले गए थे। यहाँ पर यात्रियों के रुकने की व्यवस्था थी। नगर निगम ने 4थी मंजिल के निर्माण को हटाने के लिए संचालक को नोटिस दिया, जिसे लेने से मना करने पर कर्मचारी पुलिस को साथ लेकर होटल पर नोटिस चस्पा करने गया। उसके बावजूद संचालक ने अवैध निर्माण को नहीं तोड़ा। इस पर एसडीएम और निगम उपायुक्त और नगर निगम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचे और अवैध निर्माण को नगर निगम की टीम ने हथौड़े चलाकर धराशायी कर दिया। हालांकि इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। तो चिन्हांकन करना पड़ेगा अपने को, जहाँ जहाँ अवैध अतिक्रमण का नगर निगम से सूचना मिलती है, क्या है कि हम लोग कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए वहाँ पर पहुँचते हैं। 4 मंजिला पर कार्रवाई की जा रही, क्या है ये अवैध निर्माण था जो 4th फ्लोर था। इनको पहले भी नोटिस दिए गए थे कि आप स्वयं हटा लीजिए, बट इनके द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए फिर अब नगर निगम की टीम द्वारा ये हटाया जा रहा है। उज्जैन में हुई इस कार्रवाई के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। ऐसे में देखना होगा कि नगर निगम और भी कितने अवैध निर्माणों पर हथौड़ा चलाता है। उस समय जब अधिकारी रहे हैं, जब वो निर्माण देखते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है। लेकिन अभी हम दिखाना चाहिए होटल शिवसागर NH है, यहाँ पर जिस प्रकार का जो निर्माण किया जा रहा था और ताक पर रखकर कई बार नगर निगम ने इनको नोटिस दिया, उसके बाद भी अवैध निर्माण को नहीं रोका गया और आखिरकार आज नगर निगम के कर्मचारियों ने 4थे मंजिलों को ढहाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन।